Welcome you all to demo video for Contemporary Affair course. So guys, Contemporary Affair is becoming more and more important for UPSC Civil Services Prelims examination. In my evidence-based strategy videos, I have shown you that UPSC has asked 30 question from Contemporary Affair in UPSC Prelims 2021. Those who are new to the concept, उन्हें मैं explain कर देता हूँ Contemporary Affair का क्या meaning है. देखिए, कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर आर द मेजर करंट अफेयर इशू ऑफ पास्ट 7 to 8 years. Earlier, UPSC was focusing on the current affair of past 1 year, but now their focus have shifted towards contemporary affair that I have highlighted in evidence-based strategy. That video you can watch. लास्ट वीक हमने कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर का एक पॉलिटी का पार्ट 1 मैगजीन रिलीज किया, जिसको फ्री आप एक्सेस कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ एट सारथी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आफ्टर रिलीजिंग दैट मैगजीन देयर वाज वन क्वेरी दैट वी हैव रिसीव्ड कि अगर मैगजीन आप ओपन में निकाल रहे हैं तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मैगजीन एंड द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच इन द कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर कोर्स विच इज स्टार्टिंग 3rd January मंडे. ठीक है, तो इस डेमो वीडियो में मैं आपको 2 टॉपिक टीच करके दिखाऊंगा कि व्हाट कॉन्सेप्ट एंड हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर इन द कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर कोर्स. तो देखिए, ये मैगजीन जो हमने रिलीज किया था, वहां पे पॉलिटी के टॉपिक्स की लिस्टिंग हमने की थी कि कौन कौन से पॉलिटी के टॉपिक हैं जो पिछले 7-8 साल से इंपॉर्टेंट हैं, जो मैक्रो टॉपिक्स हैं, एंड उनका कुछ कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया था. ठीक है, दैट इज अ गुड कंटेंट इफ यू रीड इट, वांट टू रीड बाय योरसेल्फ. बट हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दीज टॉपिक इन माय कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर कोर्स. तो ये दो जो टॉपिक हैं, पहले 2 टॉपिक, फर्स्ट इज फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओ एंड सेकंड इज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये 2 टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर कोर्स में डील करने वाला हूं. तो देखिए, इस मैगजीन में विच इज ओपन टू ऑल, यहां पे बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो हमने सारे डिटेल में आपको बता दिए हैं. लेकिन क्योंकि यूपीएससी अब काफी अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो खाली फैक्ट से भी काम नहीं चल रहा है और खाली उनके एप्लीकेशन से भी काम नहीं चल रहा है. So in my course, I am going to teach you from these magazine which will be available to only at Sarthi student. इस मैगजीन में जो भी टॉपिक होगा, जैसे फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओ एक टॉपिक है, इसके पीछे का थीम है रेगुलेशन ऑफ एनजीओ, है ना. उसकी थीमेटिक डिस्कशन हम करेंगे. दिस विल बी द थीमेटिक डिस्कशन, जो कि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना. एंड जो प्रीलिम्स पॉइंटर होंगे जो कि इसी मैगजीन में प्रेजेंट है ना, वो हम आपको यहां पे अलग से लिस्ट करके दे देंगे. तो वो थीमेटिक डिस्कशन प्लस प्रीलिम्स पॉइंटर ये मेरे कोर्स में रहेंगे. जैसे कि सेकंड टॉपिक आएगा कि सेकंड टॉपिक का थीम है सोशल सिक्योरिटी एंड द रोल ऑफ द स्टेट. तो ऐसे ही थीमेटिक डिस्कशन हम करते जाएंगे. जैसे यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टेट, है ना. स्टेट जो क्वेश्चन 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी यूपीएससी ने पूछा था, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट. तो ऐसे थीमेटिक डिस्कशन हर टॉपिक का मैं अपने कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर कोर्स में करूंगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक टॉपिक 2 टॉपिक ये कवर करेंगे हम इस वीडियो में, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैगजीन एंड द कोर्स विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd January मंडे. तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक था रेगुलेशन ऑफ एनजीओ. देखिए, फर्स्ट टॉपिक है फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओ एंड एफसीआरए अमेंडमेंट. ये टॉपिक आता है आपकी बिगर थीम रेगुलेशन ऑफ एनजीओ में. देखिए, सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ एनजीओ. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है. देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, दिस इज द फर्स्ट रोल ऑफ एनजीओ. These NGO participate in the policy making. जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है दैट पब्लिक शुड पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग, वो हम एनजीओ के थ्रू अचीव करते हैं. आप और मैं तो पार्टिसिपेट करते नहीं यार पॉलिसी मेकिंग में. वेन एवर गवर्नमेंट वांट अ सिविल सोसाइटी opinion on any policy, they ask these NGO in policy making as well as implementation. इन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में भी, मान लीजिए वुमेन रिलेटेड कोई पॉलिसी है, चाइल्ड रिलेटेड कोई पॉलिसी है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन इन एनजीओ के पार्टिसिपेशन के थ्रू ही होता है. दैट इज देयर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल. देन सेकेंड इज जूनियर पार्टनर ऑफ स्टेट. दीज एनजीओ आर द जूनियर पार्टनर ऑफ स्टेट, कैपिटल एस. देखिए, इनिशियली जब 1990 से पहले इंडिया में स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल था, स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेट वाज सर्विंग द डेवलपमेंट नीड ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बट आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म
द डेवलपमेंट एजेंडा में एनजीओ जूनियर पार्टनर है स्टेट का, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स को लेके एनजीओ स्टेट की जूनियर पार्टनर बनके रहती है। थर्ड पॉइंट, तीसरा रोल क्या है एनजीओ का? कीपिंग द स्टेट अकाउंटेबल, स्टेट की अकाउंटेबिलिटी के लिए, ताकि करप्शन रिड्यूस हो पाए, एक बेटर गवर्नेंस इमर्ज होके आ पाए। दीज एनजीओज आर परफॉर्मिंग अ क्रिटिकल रोल। फॉर एग्जांपल सोशल ऑडिटिंग इन द मनरेगा, मनरेगा में जो सोशल ऑडिटिंग होती है वो एनजीओज के थ्रू ही की जाती है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द एनजीओ इज प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडर फॉर द कम्युनिटी। बहुत सारे आप पॉलिटिशियंस देखेंगे, बहुत सारे सोशल लीडर्स देखेंगे, है ना, जो कि एनजीओज के थ्रू ही उनको एक पब्लिक एक्सपोजर मिलता है और आगे जाके दे डू वंडरफुल थिंग्स, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रोल ऑफ द एनजीओ इज फॉस्टरिंग फ्रेटर्निटी एंड कम्युनिटी स्पिरिट। देखिए, प्राइवेट सेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट है ना एंड द इंडिविजुअलिज्म, बट एनजीओज द सिविल सोसाइटी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। तो ये स्पिरिट फॉस्टर करता है एनजीओ सोसाइटी में। Then last important role of the NGO is efficient utilization of CSR fund। जो CSR फंड होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ये एनजीओ ही करती हैं। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट रोल होगा एनजीओ के लिए। अब सवाल उठता है कि जब ये एनजीओज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं तो इनकी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? वाई वी नीड टू रेगुलेट, मेक लॉज for controlling all these NGO, for regulating all these NGO? क्यों? Because there are certain issues with the NGO। क्या issues हैं जिसकी वजह से FCRA अमेंडमेंट करा गया? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि इनमें से बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, है ना। उन एंटी इंडिया एजेंडा पे जो एनजीओ वर्क कर रही हैं उनकी वजह से इंडिया को 2% लॉस इन जीडीपी हो रहा है एनुअली। ये आईबी की रिपोर्ट ने बोला था। फॉर एग्जांपल, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे एनवायरमेंटल एनजीओज हैं जैसे कि ग्रीन पीस, ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के नाम पे इंडिया के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, जैसे डैम का, किसी डैम बिल्डिंग हो गई, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गई, उन सबको हैम्पर करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन एनजीओज का नेगेटिव रोल हाईलाइट किया आईबी रिपोर्ट ने। उसके बाद से डिस्कशन स्टार्ट हुआ। देन अदर इश्यूज क्या है? फोर्स्ड कन्वर्जन, है ना, रिलीजियस, जैसे कि अभी रिसेंटली मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन जो है एनजीओ है, उसका एफसीआरए लाइसेंस गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया। आज ही की न्यूज है ये, है ना। क्यों नहीं किया? बिकॉज गवर्नमेंट का ऐसा कहना है दे आर एंगेज्ड इन फोर्स्ड कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन दे आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज द इशू। देन अदर इशू, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, है ना। मान लीजिए कोई चाइल्ड रिलेटेड एनजीओ हो गई तो दे आर एंगेज्ड इन ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ऐसे सारी एनजीओज नहीं है बट कुछ एनजीओज डेफिनेटली ऐसे केस हाईलाइट हुए हैं। देन अदर इश्यूज आर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देन इंडियाज एनिमी यूज देम टू डिस्टेबलाइज इंडिया। ये जो एनजीओज हैं, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एनजीओज हैं इनका इस्तेमाल, इनका यूज इंडिया के जो एनिमीज हैं, है ना, जो कि नेशन और अदर नेशंस हैं जैसे कि मान लीजिए चाइना एंड पाकिस्तान, एलिजिडली, है ना, दे आर यूजिंग दीज एनजीओ टू डिस्टेबलाइज इंडिया। कैसे यूज करते हैं? दे आर फंडिंग दीज एनजीओ, है ना, फंड प्रोवाइड करते हैं जो कि फॉरेन फंड के अंदर आते हैं, राइट। देन अगला इशू क्या है इन एनजीओज के साथ? दीज एनजीओज आर नॉट फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट। तो ये इनकम टैक्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल करते हैं, दैट इज अनदर इशू। तो अकाउंटेबिलिटी इनकी एंश्योर नहीं की जा रही थी अच्छे से, ठीक है, दैट इज द इशू जिसकी वजह से एफसीआरए अमेंडमेंट किया गया। So what kind of regulation we are talking about? We want to regulate the foreign funding of these regulation through the FCRA Act, Foreign Contribution Regulation Act. Okay, तो foreign funding regulate करना चाहते हैं, which has been recently amended. ठीक है। अब अगर मेंस में, क्योंकि इन वीडियोस में मैं थीमेटिक डिस्कशन लूंगा, तो मेंस में क्या कंक्लूजन होना चाहिए किसी भी थीम का, वो भी मैं आपको बताया करूंगा। जैसे मेंस में अगर ये टॉपिक आता है तो आपको क्या करना है? देखिए, इट इज वेरी वेल नोन कि एनजीओ पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, लेकिन देयर आर सर्टेन इश्यूज। उन इश्यूज को हैंडल करने के लिए रेगुलेशंस तो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट दीज रेगुलेशंस शुड नॉट क्रिपल द सेक्टर। ये जो पूरा एनजीओ सेक्टर है, ऐसा भी नहीं कि उनको क्रिपल कर दे, वो काम ही ना कर पाए एफिशिएंटली, जो एजेंडा है उसको डिलीवरी ना कर पाए। तो रेगुलेशन शुड नॉट क्रिपल द सेक्टर व्हाइल मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो दो चीज को बैलेंस करना है,
उनका डेवलपमेंटल एजेंडा और अपनी नेशनल सिक्योरिटी, तो उसको बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए आप क्या करोगे, कंसल्टेटिव प्रोसीजर, जो गुड एनजीओज हैं, जो अच्छा एनजीओज हैं, जो काम कर रहे हैं, आपको पता है, उनके साथ कंसल्ट करो कि किस किस तरीके के रेगुलेशन होने चाहिए। उस कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू वो अमेंडमेंट फाइनलाइज करो और फिर आगे बढ़ो। तो दिस शुड बी द कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमने एक थीमेटिक डिस्कशन किया रेगुलेशन ऑफ एनजीओ पे। उसके बाद प्रीलिम्स के पॉइंटर आ जाते हैं, जो कि इस मैगजीन में आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंटर, है ना, वो आप कवर कर सकते हैं। सो दिस विल बी माय अप्रोच। तो प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, देखिए, बिटवीन 2016 टू 2020 गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 6600 एनजीओ, लेटेस्ट डेटा नहीं है, आज ही बहुत सारे और एनजीओ के लाइसेंस, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, तो अब ये डेटा चेंज हो गया है, ठीक है। देन एफसीआरए करता क्या है, एफसीआरए का मेन एजेंडा क्या है, एफसीआरए रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस एंड एंश्योर दैट सच कंट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज द विजन स्टेटमेंट ऑफ एफसीआरए। देन ये एक फैक्चुअल पॉइंट है, कब पहली बार एफसीआरए आया था, 1976, इट वाज फर्स्ट इनैक्टेड इन 1976 एंड उसके बाद 2 बार अमेंड किया गया है, 2010, 2010 एंड 2020। दिस इज परफेक्ट प्रीलिम्स पॉइंटर। देन किसको पावर है, एफसीआरए के अंदर पावर किसको है, यूनियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट इट इज, ठीक है। तो ऐसे ही प्रीलिम्स पॉइंटर है, ये एनालिसिस पहले दे दिया फिर प्रीलिम्स पॉइंटर बताया। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है अनचेक्ड एंड अनब्रिडल्ड पावर टू डिक्लेयर एनी ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग वन ऑफ द पॉलिटिकल नेचर, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट में भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो एफसीआरए रेगुलेशन आर इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये एक पॉइंट हो गया। अब जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया है उसका एक मेन पॉइंट और एंड में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दिस विल बी द लेआउट, पहले थीमेटिक डिस्कशन किया, इशू पढ़ा एंड उसके बाद प्रीलिम्स के पॉइंटर एक्स्ट्रा पढ़ लिए, ठीक है। एक और टॉपिक हम कवर करते हैं, दूसरा थीम जो हमने इस मैगजीन में निकाला था वो है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसके अंदर 3 सेक्टर हमने यहां पे कवर किए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ट्राइबल पीपल एंड सोसाइटी अमंग द फार्म वर्कर। अब देखते हैं कैसे हम इसे कोर्स में कवर करेंगे। तो वल्नरेबल सेक्शन जो टॉपिक है, इसके पीछे की थीम है सोशल सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ स्टेट। वंडरफुल थीम इट इज। तो कैसे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्टेट, कैपिटल स्टेट, है ना। ये मैंने पिछले अपने सेशन में भी बताया था, जो कि 2021 प्रीलिम्स में भी आया। स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल एस की बात कर रहा हूं, इंडिया एज अ स्टेट, नॉट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना। तो इंडिया कैपिटल एस। तो देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ द स्टेट। फर्स्ट इज टेरिटरी, एक डिफाइंड टेरिटरी होगी किसी भी स्टेट की, देयर हैज टू बी अ टेरिटरी। सेकेंड इज सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी, दैट स्टेट हैज टू बी सुप्रीम, हैज द सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब कोई भी उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, पहला इंप्लीकेशन तो ये हो गया। दूसरा, जो भी उसके अंडर है उनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल स्टेट का होगा, दिस इज व्हाट सोवरेनिटी मींस, सुप्रीम अथॉरिटी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द स्टेट इज पॉपुलेशन, देयर हैज टू बी सम पॉपुलेशन, कुछ लोग तो होने ही चाहिए। फोर्थ कंपोनेंट इज गवर्नमेंट, देयर हैज टू बी सम गवर्नमेंट हु इज एक्सरसाइजिंग दिस सोवरेनिटी, ओके। तो टेरिटरी, सोवरेनिटी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, दीज आर द 4 कंपोनेंट ऑफ स्टेट। अब सवाल उठता है व्हाट इज नेशन देन। यहां पे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर स्टेट ये है तो नेशन का क्या मीनिंग होता है। नेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट नहीं है, टैंजिबल नहीं है, है ना। नेशन का मीनिंग है द फीलिंग ऑफ वी, जो वी की फीलिंग होती है, जो ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, वो उस चीज को नेशन बोला जाता है, ठीक है। और नेशन स्टेट का मीनिंग क्या हो गया फिर, स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वी फीलिंग। अगर ये स्टेट एक वी, ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में अगर वी की फीलिंग भी है ना, तो वो एक बन जाएगा नेशन स्टेट। समझ में आया आपको। तो ये नेशन और स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहां से रिलेटेड एक डिस्कशन और है जो कि यूपीएससी पूछ सकता है, नेचर ऑफ स्टेट, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप पॉलिटी में देखेंगे, यूपीएससी इज कंसिस्टेंटली आस्किंग अप्लाइड क्वेश्चन एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही मैं कवर करते जाऊंगा वो भी यहीं पे। तो नेचर ऑफ स्टेट, देखिए स्टेट का क्या नेचर है। देयर आर 4 डोमिनेंट व्यूज विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ स्टेट। ये चारों व्यू मैं आपको समझाऊंगा सिंपल जीएस लैंग्वेज में, एंड उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अप्रोच फॉलो करता है नेचर ऑफ स्टेट के मामले में, वो मैं आपको बताऊंगा। दिस क्वेश्चन कैन कम इन नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सबसे पहला व्यू है स्टेट
इज अ नेसेसरी इविल। स्टेट एक ही नेसेसरी भी है और इविल भी है, मतलब जरूरी भी है बट इविल भी है। क्यों है जरूरी, क्यों है स्टेट? बात ये आती है नेसेसरी क्यों है स्टेट। ये व्यू क्या बोलता है? स्टेट नेसेसरी है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, है ना। अगर स्टेट नहीं होगा तो सब लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस व्यू टॉक अबाउट। सेकंड इज इविल। अब इविल क्यों है स्टेट? नेसेसरी तो है, समझ आ गया। इविल क्यों है? ये बोलते हैं इविल इसलिए बिकॉज स्टेट कर्ब द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की लिबर्टी होती है किसी भी सोसाइटी में, स्टेट लॉ बनाता है ना, लॉ बनाता है, उन लॉज के थ्रू हमारी लिबर्टी को कर्टेल करता है, कम करता है। दैट्स व्हाई इट इज इविल, बट नेसेसरी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए तो ये इविल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट क्लासिकल लिबरल सपोर्ट, स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। ये पुराना व्यूज है। और देखते हैं सेकंड व्यू अबाउट द स्टेट। सेकंड व्यू बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। स्टेट इज अननेसेसरी इविल। अननेसेसरी है बट और इविल भी है। ये कौन सा व्यू है? एनार्किस्ट। ये भी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं है। एनार्किस्ट बोलते हैं स्टेट इज अननेसेसरी इविल। अब एनार्किस्ट में लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है, क्योंकि लूजली टर्म यूज किया जाता है ये पॉलिटिशियन के द्वारा, बट अगर ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आएगा तो थ्योरेटिकल वे में पूछेंगे यूपीएससी, तो आपको एनार्किस्ट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एनार्किस्ट का मीनिंग होता है डिफाइंग एनी अथॉरिटी। यू आर डिफाइंग एनी अथॉरिटी, चाहे पॉलिटिकल अथॉरिटी हो या रिलीजियस अथॉरिटी हो, वो अथॉरिटी आप डिफाइन करते हैं, है ना। इसका मीनिंग लॉलेसनेस नहीं होता। दिस इज वेयर पीपल आर रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ व्हेन पीपल लूज दिस टर्म लूजली। तो एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? आप अथॉरिटी को डिफाई करते हो बट लॉलेसनेस को सपोर्ट नहीं करते, है ना। विदाउट एनी अथॉरिटी भी तो लॉ हो सकता है, नेचुरल लॉ हो सकता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। कौन सपोर्ट करता था इसे? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? गांधी जी। हर साल गांधी जी पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में आता है, तो गांधी जी सपोर्टेड दिस व्यू। गांधी जी कहते थे स्टेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो क्यों अननेसेसरी है स्टेट? क्यों बोलते थे गांधी जी की स्टेट इज अननेसेसरी? बिकॉज एज पर गांधी जी पीपल आर गुड बाय हार्ट, लोग दिल से अच्छे होते हैं, ऐसा गांधी जी मानते थे। तो दे कैन कॉपरेट विद ईच अदर विदाउट एनी अथॉरिटी। तो गांधी जी क्या बोलते थे? वी डोंट नीड एनी अथॉरिटी बिकॉज पीपल आर गुड बाय हार्ट, तो दे कैन कॉपरेट विद ईच अदर। दैट इज व्हाट गांधी जी थिंक, है ना। एंड उसके बाद सेकंड है इविल। तो इविल क्यों है गांधी जी के हिसाब से? स्टेट इविल क्यों है? बिकॉज स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस। स्टेट किस चीज पे बेस्ड है? वायलेंस पे बेस्ड है, पुलिस अथॉरिटीज, है ना। तो दिस इज अनदर डोमिनेंट व्यू जो कि गांधी जी सपोर्ट करते थे, या फिर बाकी एनार्किस्ट। थर्ड व्यू बिल्कुल रिडंडेंट है। थर्ड व्यू क्या बोलता है? स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। सिंपल समझते हैं, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना। इसका मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल है किसी भी स्टेट में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी मेरी किसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एवरीथिंग इज स्टेट, है ना। तो एवरीथिंग इज स्टेट कौन सपोर्ट करता था? ये फासिस्ट, जो फासिस्ट फोर्सेस थे, नाजी जर्मन्स, बाद में रशियन सपोर्ट करते थे, है ना, कि इंडिविजुअल कुछ नहीं है, सब कुछ स्टेट है। अगर स्टेट बोले मरना है तो मरो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये अब कोई फॉलो नहीं करता है। कोशिश करते हैं पॉलिटिशियन इस कॉन्सेप्ट को लाने की, इसके थ्रू वोट्स गैदर करने की, बट ये चलता नहीं है, ठीक है। नाउ द डोमिनेंट व्यू अबाउट द स्टेट नेचर इज स्टेट इज पॉजिटिव गुड। ये आपको समझना है, स्टेट पॉजिटिव गुड है। देखो यहां पे क्या बोल रहे थे? नेसेसरी इविल। यहां पे क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव गुड। याद रखना ये, है ना। स्टेट पॉजिटिव गुड का क्या मतलब है? स्टेट पॉजिटिव गुड का क्या मतलब है कि स्टेट कैन क्रिएट द कंडीशन फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी। मतलब देखो समझते हैं इस बात को। जब ये लोग बोल रहे थे कि स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, तो इविल क्यों बोल रहे थे? ये कह रहे थे कि स्टेट ना लिबर्टी इंडिविजुअल की कर्व करता है, दैट्स व्हाई इट इज इविल। बट ये जो पॉजिटिव गुड वाले थे ना, इन्होंने इनको काउंटर किया, क्लासिकल लिबरल को। क्या बोला कि यार स्टेट खाली इंडिविजुअल की लिबर्टी कर्व नहीं करता, एक्चुअली स्टेट वो कंडीशंस क्रिएट कर सकता है जिसके थ्रू इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी और ज्यादा इंजॉय कर पाए, ठीक है। कौन बोलता था ऐसा? अमर्त्य सेन। तो स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड, ये व्यू है। ये एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई एक फॉरेस्ट एरिया है, या फिर कोई ऐसी लेट से कोई भी अनइनहेबिटेड एरिया है जो कि जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है। अब इंडिविजुअल को उस एरिया में
लिबर्टी ऑफ मूवमेंट है ना, उसकी लिबर्टी है कि वो कहीं भी मूव कर सकता है ना। अब स्टेट का क्या रोल है यहाँ पे, है ना, स्टेट क्या कर सकता है, अगर वहां पे वो स्टेट उस एरिया में एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दे, अच्छी सी रोड हाईवे बना दे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी स्टार्ट करा दे, तो एक्चुअली वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी इस लिबर्टी ऑफ मूवमेंट को और ज्यादा इंजॉय कर पाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको कि स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड कैसे है? स्टेट ने ये कंडीशन क्रिएट की, रोड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द कंडीशन विच हेल्प एन इंडिविजुअल टू एंजॉय इट्स लिबर्टी ऑफ मूवमेंट, दैट इज वाई स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अप्रोच फॉलो करता है? अब जब भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आपको तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रोच पता होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड, यही डोमिनेंट व्यू है, ठीक है। अब जब स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड है, स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड का क्या मतलब हुआ कि स्टेट कुछ कंडीशन क्रिएट करेगा फॉर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। तो उन कंडीशंस में सबसे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर वल्नरेबल सेक्शन। दिस इज हाउ दिस थीम इज लिंक्ड टू दिस टॉपिक। समझ में आया आपको ये क्यों मेरे को पूरा ज्ञान पहले बताना पड़ा? ठीक है, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन के लिए सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड रोल ऑफ द स्टेट इज लिंक्ड। तो यहां पे स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड एंड उसका जो मेन रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो है सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। तो देखिए स्पेशली क्योंकि आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो इंडिया ने 1990 के बाद अडॉप्ट किया, इस डेवलपमेंट प्रोसेस में सोशल सिक्योरिटी जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन चाइल्ड, ठीक है, वुमेन, उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ट्राइबल पीपल, एससी, ये सब वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। इन वल्नरेबल सेक्शन के लिए सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्यों? ये कॉन्सेप्ट भी बताता हूं मैं आपको। देखिए एलपीजी रिफॉर्म के बाद स्टेट का रोल लिमिटेड हुआ, स्टेट का रोल लिमिटेड हुआ, प्राइवेट कैपिटल का रोल बढ़ा, चाहे प्राइवेट कैपिटल डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन हो, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई। अब इन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाने कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं तो उनका बेनिफिट कौन बेटर उठा पाता है? जिसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास कैपेबिलिटी है वही बेनिफिट उठा पाएगा। जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है वो उन कंडीशंस का बेनिफिट ही नहीं उठा पाएगा। तो उनकी जो उस वजह से एलपीजी में इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी इसलिए बढ़ती है। अब उस इनइक्वालिटी को काउंटर करने के लिए एंड टू मेक श्योर कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंक्लूसिव ग्रोथ रहे, उसके लिए स्टेट को ये सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट करना पड़ता है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी वैसे तो सेक्शन टू सेक्शन वेरी करती है। वुमेन के लिए सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग अलग हो सकता है, ट्राइबल के लिए अलग हो सकता है, एससी पीपल के लिए अलग हो सकता है, लेकिन देयर आर सर्टेन बेसिक कंपोनेंट जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, इंश्योरेंस, दीज आर द कॉमन वन, ठीक है। अब आते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स जो कि इस मैगजीन में आपको दिए हुए हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या प्रीलिम्स पॉइंटर है? अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ये पॉपुलर एक्ट है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, इसका नाम याद रखें। ये डिफाइन करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ये याद रखना। देन एक रिपोर्ट थी 2005 में NCEUS, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। इस NCEUS ने बोला था 87% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। और ये जो एक्ट आया था ना, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही आया था। और ये कमेटी हेड कौन कर रहे थे? अर्जुन सेन गुप्ता। ये पीटी पॉइंटर हो गए, बस, है ना। समझ में आया अब आपको? पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद मैंने आपको कुछ फैक्चुअल पॉइंट बता दिए। फिर ट्राइबल पीपल के लिए जाजा कमेटी है ना। बस आपको प्रीलिम्स के लिए उतना बहुत है। जाजा कमेटी किस चीज के लिए? ट्राइबल पीपल के लिए। इनकी रिकमेंडेशन अगर आपको पढ़नी है तो वो डॉक्यूमेंट में दी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन पॉइंट आता है तीसरा, फार्मर सुसाइड। फार्मर सुसाइड में क्या प्रीलिम्स पॉइंटर है? देखिए फार्मर सुसाइड के बहुत सारे रीजन है इंडिया में। आफ्टर द 1990 फार्मर सुसाइड बहुत बड़े, मल्टीपल रीजन है। जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने पढ़े हैं, है ना, कि लो क्रॉप यील्ड है, उसके बाद मॉनसून डिपेंडेबल नहीं है, वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो और वो आपको कंफ्यूज भी नहीं करेंगे कभी एग्जामिनेशन में। बट ये जो 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, यही आपको फंसा सकते हैं। दैट्स वाई इन्हें ही मैंने प्रीलिम्स पॉइंटर में ऐड किया है। तो क्या है फार्मर सुसाइड? वर्स्ट किस स्टेट में है इंडिया के? वर्स्ट अमंग द स्टेट कंटिन्यूज टू बी महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र, विदर्भा रीजन द फार्मर सुसाइड इज हाईएस्ट। और कौन से स्टेट है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये स्टेट है जहां फार्मर सुसाइड हाई है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट और लिंक करना है तो देख लीजिए, दीज आर द स्टेट जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया, राइट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोस्ट ऑफ द सुसाइड, ये जो फार्मर सुसाइड हो रही है, मोस्ट ऑफ द सुसाइड हैपन इन एरिया जहां पे कि हम कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। कैश क्रॉप मतलब कॉटन एंड शुगर केन जैसी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी जो क्रॉप्स हैं, है ना, इनमें इनपुट कॉस्ट बहुत हाई होता है और आउटपुट अगर आती है तो बहुत ज्यादा फार्मर पैसा भी कमाता है, लेकिन इट इज अ गैम्बलिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्केट लिंक्ड है, वोलेटिलिटी ज्यादा है इन मार्केट में, है ना। तो दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इन एरियाज में जो कैश क्रॉप ज्यादा ग्रो कर रहे हैं वहां पे फार्मर सुसाइड ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंटर हो गए। ऑल राइट, सो आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आया हो कि मैगजीन में क्या डिफरेंस है एंड हम कोर्स में किस तरीके से कवर करने वाले हैं। सो जो कोर्स में कवर करने वाले हैं इसकी एक्सेसिबिलिटी खाली कोर्स स्टूडेंट को रहेगी, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टेम्परेरी अफेयर का कोर्स ऑन 3rd of January, मंडे। ऑल राइट, थैंक यू गाइस।